हेलो दोस्तों, हमारा विद्युत आवेश चैप्टर चल रहा था। उसमें हमारा लास्ट टॉपिक विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था और लास्ट 2 वीडियोस में हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप सारे अब तक अपलोडेड वीडियो देख सकते हो। तो आज हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएँ या बल रेखाएँ। हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में हमने ये देखा था कि कोई भी आवेश Q है तो उस आवेश Q का विद्युत क्षेत्र इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जहाँ तक ये Q आवेश दूसरे किसी भी आवेश पर बल लगा सके या दूसरे आवेशों के द्वारा इस Q आवेश की उपस्थिति को जहाँ तक या जिस क्षेत्र तक अनुभव किया जा सकता है वो इस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी स्थिति पर अगर हम कोई एकांक आवेश रख देते हैं तो ये Q आवेश एकांक धनात्मक आवेश पर जो बल लगाता है वो इस Q आवेश की विद्युत तीव्रता होती है। उस एकांक आवेश पर लगने वाला बल का मान Q के द्वारा उस आवेश की विद्युत तीव्रता होती है उस क्षेत्र के अंदर। तो अब हम इसी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ रेखाओं की कल्पना करते हैं जिनको हम क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं कहते हैं। अब इन रेखाओं के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र को हम इसमें दर्शा सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, और आवेशों के बीच में जो बल लगते हैं उनको हम दर्शा सकते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए हमने कुछ रेखाओं की कल्पना की है विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए और समझने के लिए। तो वो जो रेखाएँ हैं, काल्पनिक रेखाएँ, उनको हम कहते हैं क्षेत्र रेखाएँ या बल रेखाएँ। अब इनकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले तो बल रेखाओं की परिभाषा हमारे पास में पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएँ की बात करते हैं। मतलब विद्युत आवेश के कारण जो क्षेत्र बनता है विद्युत क्षेत्र, उसके लिए क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास में है, यदि किसी आवेश के पास एकांक धनात्मक आवेश रखा जाए तो आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण वह जिस पथ पर गति करता है वह उसकी क्षेत्र रेखा होगी आवेश की। तो डेफिनेशन हमारे पास में ये आई, जैसे मान लीजिए हमारे पास में अगर कोई आवेश Q है, ये हमारा कोई Q आवेश है। अब इस Q आवेश की हमें अगर क्षेत्र रेखाएं बनानी है तो ये Q आवेश के पास हमें एक एकांक धनात्मक आवेश रखना है। अब ये Q आवेश अपनी प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति का मतलब ये Q आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो जब ये ऋणात्मक होगा तब ये एकांक धनात्मक आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इसकी तो आकर्षित करने के दौरान ये एकांक धनात्मक आवेश इसकी तरफ जिस पथ से आएगा वो इस Q आवेश की बल रेखा होगी। उस जो पथ होगा ना वो उसकी बल रेखा होगी। और अगर ये Q आवेश हमारा धनात्मक होगा तो ये इस एकांक धनात्मक आवेश को, ये Q आवेश और ये धनात्मक होगा एकांक आवेश। अब Q भी धनात्मक है तो Q धनात्मक आवेश इस एकांक धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करेगा दूर। तो जिस पथ पर ये प्रतिकर्षित होकर एकांक धनात्मक आवेश जिस पथ पर जाएगा वो पथ इस Q धनात्मक आवेश के लिए बल रेखा होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बल रेखाएं किस प्रकार से बनाई जाती हैं। अब हम बल रेखाओं के कुछ गुणधर्म हैं उनको देखते हैं। जिससे सबसे पहला गुणधर्म तो यही है कि जो बल रेखाएं होती हैं या क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक होती हैं। इनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। हमने विद्युत क्षेत्र को एक तरीके से कागज़ पर बनाने के लिए, दर्शाने के लिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाओं को माना है। वो काल्पनिक रेखाएं क्षेत्र रेखाएं बल रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। दूसरी बात, किसी भी धनावेश की बल रेखा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब हमारे पास में आवेश 2 प्रकार के हैं, धनायन और ऋणायन। तो धनात्मक आवेश के लिए हम बल रेखा किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, अभी हमने डेफिनेशन से देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में कोई धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है। इस धनात्मक आवेश की बल रेखाएं बनानी है तो इसके पास में हमें एकांक धनात्मक आवेश रखना है। अब ये जो हमारा धनात्मक आवेश है, मान लीजिए ये Q मान है इसका, Q धनात्मक आवेश। अब ये इस एकांक धनात्मक आवेश को दूर प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो एकांक धनात्मक आवेश है ये वाला, ये जिस पथ पर गति करता हुआ जाएगा वो इस Q धनात्मक आवेश की बल रेखा होगी। तो इसकी जो बल रेखा होगी, चूँकि ये दूर जा रहा है इसलिए इसकी बल रेखा बाहर की तरफ निकलती हुई होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो बल रेखा होती है ये इसके तल के लंबवत होगी हमेशा। इसको आप देख सकते हो डायग्राम हमारे पास में, ये हमारे पास में कोई धनात्मक आवेश है, ये हमारा धनात्मक आवेश है। अब इससे जो बल रेखाएं निकल रही है वो है इससे बाहर की तरफ निकलेगी बल रेखाएं। ये धनायन के अंदर बल रेखाओं को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है
कि धनायन से बाहर की तरफ निकलेगी और जो बल रेखाएं होगी वो सतह के लंबवत होगी। लंबवत मतलब ये हमारी बल रेखा है, ये हमारी बल रेखा है, ये बल रेखा। अब ये इसका तल जो है ना वो ये तल है, इसके लंबवत होगी। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा हर रेखा के साथ में, चाहे इधर ये रेखा लोगे तो भी 90 डिग्री का। जितनी भी रेखाएं होगी वो तल के लंबवत होगी और बाहर की तरफ होगी धनायन की जितनी भी बल रेखाएं होगी। इस तरह से धनायन के लिए बल रेखाओं को प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम ऋणायन के लिए बात करें तो किसी भी ऋणायन की बल रेखाएं सदैव तल के लंबवत होती हैं इसमें भी, और अंदर की ओर होती हैं इसमें। अब अंदर की ओर क्यों होगी? क्योंकि हमने डेफिनेशन हमारी जो है उससे देख लीजिए, हमारे पास में कोई ऋणायन है जिसका आवेश का मान क्यों है, ये हमारा ऋणायन है, इसके पास में हमें कोई एकांक धनायन रखना है। अब ये एकांक धनायन है और ये ऋणायन है, तो क्यू जो है वो इस एकांक धनायन इसको आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जो बल रेखा होगी उसकी वो अंदर की तरफ होगी और इसकी जो बल रेखा होगी ये भी इसके तल के लंबवत होगी। ये लंबवत का सिंबल 90 डिग्री का कोण बनेगा इस तल से, ये तल है इससे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको भी आप देख सकते हो, डायग्राम हमारे पास में ये रहा। इसमें हमारे पास में ये हमारा ऋणायन है, ये ऋणायन। अब इसमें जो बल रेखा है वो इसके अंदर आती हुई होगी, इसमें जो बल रेखा होगी वो इसके अंदर आती हुई होगी। एक सेकेंड, हाँ, इसमें जो ये बल रेखा है इसकी, ये इसमें अंदर की तरफ आती हुई होगी, ये अंदर की तरफ आती हुई होगी और इसके तल के लंबवत, इसका तल है उसके लंबवत होगी। सारी रेखाएं तल के लंबवत होगी। अब हमारे पास में हमारी चौथा जो गुणधर्म है वो ये है कि बल रेखाएं सदैव धनायन से शुरू होकर ऋणायन पर समाप्त होती हैं। ये हमने जो अभी 2 गुणधर्म देखे थे उन्हीं का व्यापक रूप में देख सकते हो आप, कि जैसे हमारे पास में धनायन होता है उससे बल रेखाएं होती है बाहर की तरफ निकलेगी, लंबवत होगी। अब ये बल रेखा निकल के जाएगी कहाँ पर? ये जाएगी दूर स्थित किसी भी ऋणायन की तरफ। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमने पढ़ा था कि जो विद्युत क्षेत्र होता है ना उसका जो प्रास होता है वो अनंत होता है। मतलब ये हमारा जो धनायन है वो अनंत दूरी पर स्थित किसी भी ऋणायन या किसी भी धनायन पर बल लगा सकता है। लगाए जाने वाले बल का मान बहुत ही कम होगा, बहुत ही शून्य के बराबर होगा, लेकिन बल लगाया जा सकता है, इसका प्रास अनंत होता है। इसलिए जो बल रेखाएं होती है ये भी अनंत पे जाके समाप्त होती हैं, और ऋणायन में जो बल रेखाएं आती है वो अनंत से आती है। तो हमारे पास ये धनायन है। अब इस धनायन के अंदर बाहर की तरफ बल रेखा निकली, ये लंबवत होगी, हमेशा हर बल रेखा इसके पृष्ठ के लंबवत होगी। अब यहाँ पे एक ऋणायन होगा किसी दूरी पर स्थित, वो इस बल रेखा को ग्रहण करेगा, पृष्ठ के लंबवत ग्रहण करेगा। तो इसी वजह से धनायन और ऋणायन के अंदर जो लगने वाला बल है वो आकर्षण का है, उसको हम इस बल रेखा के द्वारा दर्शा सकते हैं कि इसमें से बल रेखा निकली और वो बल रेखा इसने ग्रहण की। तो धनायन और ऋणायन एक तरीके से इस बल रेखाओं के द्वारा आपस में बल लगा पा रहे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ना इनको बल रेखाएं बोलते हैं, क्योंकि ये बल को प्रदर्शित करती हैं आवेशों के बीच में। तो इसके लिए हमारे पास ये डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हो। ये हमारे पास में ये धनायन है, हमारा धनायन, और ये हमारा ऋणायन है। अब धनायन से पृष्ठ के लंबवत जितनी भी रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलेगी, बाहर की तरफ होगी, और ये ऋणायन के द्वारा ग्रहण की जा रही है, ये भी पृष्ठ के लंबवत होगी बल रेखाएं, ऋणायन के पृष्ठ के लंबवत। अब ये इनके बीच में जो आकर्षण का बल लग रहा है ये उसको प्रदर्शित कर रहा है हमारे पास में। ये इसमें बल रेखाएं निकली और इस ऋणायन ने इनको ग्रहण किया है, इसलिए इनके बीच में आकर्षण लग रहा है। ठीक है। अगर प्रतिकर्षण की बात होती है, प्रतिकर्षण समान आवेशों के बीच लगता है। प्रतिकर्षण का लिए आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये धनायन है, तो इससे जो बल रेखा होगी बाहर की तरफ निकलेगी सारी बल रेखाएं। अब इसके पास में हमारे पास में एक और धनायन होता, तो उसकी बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती। अब धनायन की प्रवृत्ति है कि वो उसकी बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगी, तो दोनों धनायन एक दूसरे की बल रेखाओं को ग्रहण तो करेंगे नहीं, तो इनमें बल रेखाएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित होगी, बल रेखाओं में भी प्रतिकर्षण आएगा और ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगी।
तो हमारे पास पांचवां गुणधर्म हमारा, यदि बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा विद्युत तीव्रता की दिशा को बताती है। हाँ, तो इसमें इस प्रकार से होगा। इसके लिए हमारे पास डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम। तो इसमें देखिए हमारे पास में धनावेश है, ये हमारा ऋणावेश है। धनावेश से ये हमारी एक बल रेखा निकली और ऋणावेश में गई। ये धनावेश से कोई दूसरी बल रेखा निकली, ये ऋणावेश की तरफ गई। बहुत सारी जा सकती है, लेकिन अभी हम समझने के लिए 2 ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इस बल रेखा के ऊपर किसी भी बिंदु पर, ये हमारा बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा की जो दिशा आएगी हमारे पास में, ये इस बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा को दर्शाएगी। मतलब इस बिंदु पर, ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये बिंदु, इस बिंदु के ऊपर जो तीव्रता की दिशा है वो है इस दिशा में, जिस दिशा में स्पर्श रेखा जा रही है। वैसे अगर हम इस बिंदु पर खींचते तो ये स्पर्श रेखा इधर जाती, और अगर इस बिंदु पर खींच रहे तो ये देखिए स्पर्श रेखा इधर जा रही है। तो ये स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है हमारे पास में किसी भी बिंदु पर, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे पास में हमारी बल रेखा है, उसके ऊपर कोई बिंदु लिया तो उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा को बताती है। ठीक है, अब हमारे पास में आगे गुणधर्म है ये कि बल रेखाओं की सघनता तीव्रता में वृद्धि तथा विरलता तीव्रता में कमी को व्यक्त करती हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में, ये हमारे पास में आवेश है, चलो बिंदु आवेश की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास में बिंदु आवेश है, ठीक है। ये मान लीजिए धनात्मक आवेश है, तो बल रेखा इससे बाहर की तरफ निकलेगी। ये हमारे पास में हमारा आवेश है, बल रेखा इससे बाहर की तरफ निकल रही है। ये सारी की सारी बाहर निकलेगी। तो इसमें क्या होगा कि जो बिंदु पास में उपस्थित होते हैं उनके ऊपर बल ज़्यादा लगता है, और जो बिंदु दूर होगा यहाँ पर उस पर बल कम लगता है। उसका कारण यही है कि इसके पास में जो बल रेखाएं होती है उनकी सघनता ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती है तो उनके बीच का गैप बढ़ता है बल रेखाओं का, इसलिए उनके बीच की सघनता कम हो जाती है। इसलिए सघनता कम होने से तीव्रता कम हो जाती है, इसलिए बल कम लगता है दूरी बढ़ने पर। इसके लिए हमारे पास डायग्राम है, उससे समझते हैं इसको हम। ये हमारे पास में कोई धनायन है, ये हमारे पास में कोई धनावेश है। अब इस धनावेश से बल रेखाएं सारी की सारी बाहर निकल रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास में कोई ए बिंदु है, और यहाँ पर मेरे पास में कोई बी बिंदु है। अब ए बिंदु के ऊपर अगर सघनता की बात की जाए तो वो सघनता ज़्यादा है ए बिंदु पर, जबकि दूरी बढ़ने पर यहाँ पे सघनता कम हो रही है। इसीलिए ए बिंदु के ऊपर विद्युत तीव्रता का मान ज़्यादा होगा और बी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान कम होगा। इस धनावेश की वजह से जो विद्युत तीव्रता उत्पन्न होगी उसका मान ए पर कम होगा, ए पर ज़्यादा होगा और बी पर कम होगा। इसकी वजह से अगर ए पर कोई भी आवेश रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल का मान ज़्यादा होगा, और बी पर कोई भी आवेश रखते हैं तो उस पर लगने वाला विद्युत तीव्रता का मान ए की तुलना में कम होगा। और हमारे पास में कोई बिंदु सी लेते हैं जो बी से भी दूर है, तो उसके ऊपर जो बल रेखाएं जाएगी उसकी सघनता और कम हो जाएगी, दूरी बढ़ने के साथ सघनता कम होगी बिंदु आवेश में। तो वहाँ पर सी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान बी से कम होगा। तो सघनता के हिसाब से विद्युत तीव्रता प्रभावित होती है, विद्युत तीव्रता को दर्शाया जा सकता है सघनता के आधार पर। अब हमारा जो अगला गुणधर्म है, लास्ट गुणधर्म है, इसमें है विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र का निर्माण करती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र का निर्माण करती हैं। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कि जो आवेश हमारे वो 2 प्रकार के हैं प्रकृति में, चुंबकीय आवेश और विद्युत आवेश है। फिर उनके अंदर भी हम पढ़ते हैं तो वो धनायन और ऋणायन आता है। लेकिन वैसे चुंबकीय आवेश और विद्युत आवेश है। अगर चुंबकीय आवेश की बात करें तो चुंबकीय आवेश कभी भी अकेला नहीं होगा, मतलब चुंबकीय आवेश में धनावेश और ऋणावेश दोनों एक साथ होंगे। अब चुंबकीय आवेश के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। स्थिर विद्युत की खत्म होने के बाद में उसके बारे में पढ़ा जाएगा। अब इसमें जो धनायन और ऋणायन होते हैं उसकी जगह उसको हम लिखते हैं नॉर्थ और साउथ से, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसके अंदर ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग अलग नहीं हो सकते, एक चुंबक में सदैव एक साथ ही उपस्थित होते हैं। इसीलिए जैसे हमारे पास में चुंबक है तो इस चुंबक से
बाहर तो नॉर्थ से निकल रही है और ये साउथ में जा रही है बलरेखा की दिशा, और अंदर साउथ से नॉर्थ में वही बलरेखा जॉइंट हो रही है वापस। तो यहाँ पर एक पूरे वक्र का निर्माण होता है चुंबकीय बलरेखाओं में। हम जब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तब इसको और अच्छी तरीके से पढ़ देंगे चुंबकीय बलरेखाओं को। बाकी इनमें जो फ़र्क होता है, डिफरेंस भी इतना ही होता है कि जो चुंबकीय बलरेखाएँ होती है वो बंद वक्र का निर्माण करती है, और बंद वक्र का निर्माण इसलिए करती है क्योंकि जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं चुंबक के, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं चुंबक के, वो हमेशा एक साथ होते हैं, हमेशा चुंबक में उपस्थित होते हैं दोनों। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चुंबक में केवल एक ही ध्रुव है। चुंबक में अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा उसके अंदर, उसका दोनों एक साथ होते हैं। जबकि हमारे विद्युत आवेश में धनावेश और ऋणावेश अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि धनावेश है तो वहाँ पर ऋणावेश की उपस्थिति अनिवार्य हो। तो हमारे पास में ये चुंबकीय क्षेत्र की बलरेखा जो है वो क्लोज लूप बना रही है, इसको बोलते हैं क्लोज लूप यानी बंद वक्र। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास धनावेश है उससे जो बलरेखा निकल रही है, धनावेश हमारा, ये हमारा ऋणावेश है। अब धनावेश से बलरेखा बाहर की तरफ निकलेगी और ऋणावेश के अंदर जाएगी। तो ये जो बलरेखा ये निकल के इसमें गई लेकिन वापस नहीं आ रही है बलरेखा, इसलिए जो हमारा लूप बन रहा है ये मतलब ये क्लोज नहीं हो रहा, ये बंद नहीं बन रहा। बंद कब होता है? जब ये ही बलरेखा वापस आ जाती, लेकिन ये बलरेखा नहीं आ रही है। और यहाँ पर ऊपर से जो निकल रही है ये पहली बलरेखा है, और नीचे से कोई दूसरी बलरेखा निकल रही है, ये एक ही नहीं है, इसको आप क्लोज मत समझना। इसलिए मैंने ये बनाया डायग्राम कि ऊपर से जो निकल रही है वो एक बलरेखा है, और नीचे से फिर ये दूसरी बलरेखा निकल रही है। हमारे पास में दोनों अलग अलग बलरेखाएँ हैं, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। जबकि इसमें एक ही बलरेखा है जो पहले बाहर नॉर्थ से साउथ गई, अंदर चुंबक के साउथ से नॉर्थ जाती है और क्लोज लूप बना लेती है। तो आपको ये बलरेखाओं का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे हम इन पे बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।